नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम आ चुके हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज। आज हम बात करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जितने भी कंबाइंड प्रॉब्लम है उसके बारे में। आई होप आपने 7.1 से लेकर 7.4 तक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया होगा, क्योंकि आपको पता है मिसलिनियस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े अपग्रेडेड लेवल के होते हैं। मीन्स एक्सरसाइज से थोड़े से ज़्यादा अच्छे लेवल पे होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप तभी बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो इसके लिए आपको 7.1 से लेकर 7.4 तक जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको हर किसी एक्सरसाइज को, हर किसी क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपने रिवाइज कर रखा है तो आपको मजा आएगा मिसलिनियस एक्सरसाइज में। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपने मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 से। मिसलिनियस का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन पढ़िए ढंग से, क्या कहता है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 2 वोवेल्स हो और 3 कॉन्सोनेंट हो, टोटल 5 लेटर अगर आपको दिया जाए, 2 वोवेल्स आपको दिया जाए और 3 कॉन्सोनेंट आपको दिया जाए, यानी टोटल 5 लेटर अगर आपके पास हो तो आप कितने वर्ड बना सकते हो उन 5 लेटर का इस्तेमाल करके। कंडीशन ये है कि उन वर्ड का मतलब हो, मीनिंग हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बट आपके पास अगर 2 वोवेल हो और 3 कॉन्सोनेंट हो, टोटल 5 लेटर हो, तो आप कितने वोवेल्स या कितने वर्ड बना सकते हो। और वर्ड जो आपको सिलेक्ट करने हैं उसके लिए आपको दिया हुआ है डॉटर, यानी इसी में से आपको वोवेल एंड कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करना है जो वर्ड आपको गिवन है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है बेटा। DAUGHTER, ये आ गया वर्ड डॉटर। ठीक है बेटा। नाउ अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो वोवेल्स कौन कौन से हैं, तो वोवेल्स जो हमारे पास है वो है, एक तो ए है, एक आपके पास यू है और एक आपके पास ई है। ये 3 वोवेल्स हैं। ठीक है बेटा। और कॉन्सोनेंट की बात करें, देखिए कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं ना क्वेश्चन में, तो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट की बात हो रही है। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, एक तो डी आपके पास कॉन्सोनेंट है, एक आपके पास जी कॉन्सोनेंट है, एक आपके पास एच जो है वो भी कॉन्सोनेंट है, टी भी कॉन्सोनेंट है और आर भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है बच्चों। तो टोटल 3 वोवेल्स है और 5 कॉन्सोनेंट है। 3 वोवेल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट है। बट क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको 2 वोवेल सेलेक्ट करना है और 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है। कहने का मतलब 3 वोवेल में से 2 वोवेल आपको सेलेक्ट करना है। जी हाँ, दोबारा बोल रहा हूं, 3 वोवेल्स में से केवल 2 वोवेल्स आपको सेलेक्ट करना है। तो 2 वोवेल्स आउट ऑफ 3 वोवेल्स कैन बी सिलेक्टेड बाय। याद आया आपको, 7.4 याद आ गया होगा, इसकी स्टेटमेंट याद आ गई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या होगी। हमें 2 वोवेल्स चाहिए, 2 वोवेल्स, लेकिन हमारे पे वोवेल्स 3 है टोटल। तो 2 वोवेल्स आउट ऑफ 3 वोवेल्स कैन बी सिलेक्टेड बाय, कैन बी सिलेक्टेड बाय, कैन बी सिलेक्टेड बाय। आपको 3 में से 2 वोवेल्स को सिलेक्ट करना है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे बेटा, 3C 2 ways। हमें क्या करना है बेटा, 3 वोवेल्स में से केवल 2 वोवेल्स का इस्तेमाल करना है। और ऐसी कॉन्सोनेंट तो हमारे पे 5 है, लेकिन हमें केवल 3 कॉन्सोनेंट का ही इस्तेमाल करना है। तो चलिए वो भी लिख लेते हैं, 3 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट कैन बी सिलेक्टेड बाय। आपको क्या करना है बेटा, 5 में से केवल 3 को सिलेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट को आपने सिलेक्ट कर लिया। नाउ एक मिनट ध्यान से सुनना, ये जो आपने लिखा है ना, ये वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के सिलेक्शन का है। ये तो अभी आपने वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन किया है। 5 लेटर आपके पास आ गए, आपके पास 5 लेटर आ गए, 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट, ये तो सिलेक्शन का है। अब ये जो 5 लेटर आपके पास है इनको भी तो आप अरेंज करोगे ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। ये जो आपने लिखा है ना, ये जो आपने 2 स्टेट में लिखा है, ये केवल वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट के सिलेक्शन का है कि अभी वोवेल सिलेक्ट हो गए, अब कॉन्सोनेंट सिलेक्ट हो गए। अब सिलेक्ट होने के बाद ये 5 लेटर भी तो आपस में अरेंज होंगे। तो 5 लेटर कैन बी अरेंज बाय। 5 लेटर को कैसे आप अरेंज करोगे, तो 5 लेटर्स
कैन बी अरेंज बाय, कैन बी अरेंज बाय। 5 लेटर को कैसे अरेंज करेंगे? तो 5 फैक्टोरियल, 5 लेटर्स को अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल। अब कई बच्चों को मन में समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं भी 11th क्लास में था तो मुझे भी कंफ्यूजन होता था कि 5 फैक्टोरियल क्यों आया। मैं आपको दोबारा समझाता हूं। ये जो आपने लिखा है ये वॉवल सेलेक्ट करने का है, ये जो है ये कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने का है। लेकिन वॉवल और कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने के बाद हमें वर्ड भी तो बनाने हैं, यानी उस वॉवल एंड कॉन्सोनेंट को अरेंज भी तो करोगे पांचों को, तो उनको अरेंज करने का मेथड क्या होगा? तो 5 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि 5 के 5 ही अलग अलग है, पांचों को अरेंज करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड वेज, अब मुझे निकालना बेटा रिक्वायर्ड वेज। तो रिक्वायर्ड वेज में हम क्या करते हैं? इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला क्या था? 3C2 ये वॉवल के लिए, उसके बाद 5C3 ये कॉन्सोनेंट के लिए, और उसके बाद उन पांचों को अरेंजमेंट के लिए। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। नाउ 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन में आ जाते हैं तो 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल को आप सॉल्व करोगे तो 120 आएगा। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 120 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल, ये कैंसिल हो गए 2, तो यहां से आपको मिलेगा 3, यहां से आपको मिला बेटा 10, और यहां से आपको मिला 120। ठीक है बेटा, 12 की 3 से मल्टीप्लाई करो 36 और 2 0, तो टोटल जो होगा वो 3600, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? दोबारा समझाऊं, दोबारा अच्छे से समझने की कोशिश करो, दोबारा समझा देता हूं एक बार। देखिए हमारे पास टोटल जो है इस समय वो 3 वॉवल्स हैं। आपके पास 3 वॉवल्स है और 5 कॉन्सोनेंट है, लेकिन आपको 3 में से केवल 2 वॉवल्स चाहिए और 5 में से केवल 3 कॉन्सोनेंट चाहिए। तो ये तो वॉवल एंड कॉन्सोनेंट के सिलेक्शन का है। अब सिलेक्शन करने के बाद उन पांचों को अरेंज भी तो करोगे ना भाई। उन पांचों को अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से तीनों की मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट को सॉल्व किया तो हमें केवल 3 मिला, सेकंड को सॉल्व किया तो 10 मिला, थर्ड को सॉल्व किया तो 120। इन सब की मल्टीप्लाई करके ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया? बड़ा आसान है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सिर्फ 1-2 बार क्वेश्चन को देखने की प्रैक्टिस की नीड है, उसके बाद इजी लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, पढ़ो बच्चों। हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, फिर वही आपसे कह रहा है कि भाई कितने वर्ड आप बना सकते हो, मीनिंग हो या ना हो। कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ, सारे लेटर आपको यूज करने हैं इक्वेशन का, सारे लेटर आपको यूज करने इक्वेशन का एट ए टाइम, सो दैट, लेकिन कंडीशन बांध दी कि वॉवल एंड कॉन्सोनेंट अकर्स टुगेदर, कि वॉवल एंड कॉन्सोनेंट एक साथ आना चाहिए, यानी सारे वॉवल एक साथ हो और सारे कॉन्सोनेंट भी एक साथ हो। पढ़िए दोबारा क्या कहता है, so that vowels, लिखा हुआ है vowels and consonant, जो vowels है और जो consonant है occurs together, ये एक साथ आना चाहिए, यानी सारे vowel एक साथ और सारे consonant एक साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए समझाता हूं बेटा कि इसको हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है बेटा, पहले मैं वर्ड लिख लेता हूं, इक्वेशन। नाउ अब मैं देखता हूं कि मेरे पास vowels कौन कौन से हैं। तो जो वॉवल्स है, एक तो ई है, एक आपके पास यू है, ए है, आई है, ओ है। कमाल की बात है, पांचों वॉवल्स है। 5 के 5 वॉवल्स जो होते हैं वो सब है आपके पास। नाउ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, तो एक तो क्यू है आपके पास, एक आपके पास टी है और एक आपके पास एन है। तो 3 कॉन्सोनेंट है। नाउ क्वेश्चन में ये बोला गया कि जितने भी वॉवल्स हैं उनको एक साथ और जो कॉन्सोनेंट है उनको एक साथ। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम वॉवल्स को एक साथ रखें, अगर हम सारे वॉवल्स को एक साथ रखें, यानी ई, यू, ए, आई, ओ, अगर इनको एक साथ रखेंगे तो ये एक लेटर बन जाएगा। आपको याद है ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया था, आपको याद कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम पहले, इसलिए मैंने कहा था मिसलीनियस करने से पहले आप 7.3, 7.4 इनके वीडियो देख लीजिए,
आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है ये सारे लेटर एक साथ रख रहे हैं, इसका मतलब ये जो हो गया ना एक लेटर हो गया, ये सारे मिलकर एक यूनिट हो गया, एक लेटर हो गया। और सारे कॉन्सोनेंट एक साथ यानी Q, T और N इनको एक साथ रखना है, इनको एक साथ रखना है, सारे वॉवल एक साथ और सारे कॉन्सोनेंट एक साथ, तो एक लेटर तो ये हो गया। तो वॉवल एंड कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के लिए दो मेथड हो गए, वन ये, दो शब्द है ना केवल, एक ये यूनिट हो गया, एक ये यूनिट हो गया। क्या बोला गया कि सारे वॉवल एक साथ एंड सारे कॉन्सोनेंट एक साथ। तो अगर सारे वॉवल को एक साथ रखूंगा तो सारे वॉवल मिलकर एक लेटर हो गया और सारे कॉन्सोनेंट मिलकर एक लेटर हो गया। तो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के लिए दो तरीके हो गए, वन और वन, टू वेज। तो चलिए पहले मैं इस आपको वन बाय वन स्टेप समझाता हूं। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, वॉवल एंड consonants can be arranged by 2 factorial। वॉवल एंड और कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि दो लेटर है ना आपके पास, एक ये देखिए, ये पूरा वॉवल है एक लेटर, ये पूरा कॉन्सोनेंट है एक लेटर, तो टोटल 2 लेटर। वॉवल एंड कॉन्सोनेंट दोनों को अरेंज करने के लिए 2 लेटर हो गए। नाउ अब वॉवल कितने हैं? 5। तो ये वॉवल भी तो आपस में अरेंज हो सकता है, ये वॉवल्स भी तो आगे पीछे हो सकते हैं ना, समझ रहे हो बात को? वॉवल में एक वॉवल थोड़ी है, बहुत सारे वॉवल है। आपको याद होगा मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था मिसिसिपी वाला परम्यूटेशन वाला, आप जाकर चेक कर लो 7.3, वहां मैंने अच्छे से समझाया कि इनका क्या मतलब होता है। नाउ वापस आते हैं बेटा इस एक्सरसाइज पे। तो आपके पास 5 वॉवल्स है, तो इनको भी तो अरेंज कर सकते हो ना 5 तरीकों से। क्यों? क्योंकि ये वर्ड सारे अलग अलग है, ये भी आगे पीछे हो सकता है, वे हो सकता है ए पहले हो, ई बाद में हो, आई पहले हो, ओ पहले हो, कोई कहीं पर हो, तो इनको अरेंज करना भी पड़ेगा। तो वॉवल्स कैन बी अरेंज। नाउ वॉवल्स कैन बी अरेंज, ओनली वॉवल्स कैन बी अरेंज। वॉवल्स को अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 लेटर है। ऐसे कॉन्सोनेंट में 3 लेटर है, तो ये भी तो आगे पीछे हो सकते हैं। कॉन्सोनेंट में 3 लेटर है, ये भी आगे पीछे हो सकता है भाई, हो सकता है एन पहले हो, क्यू बाद में हो, टी पहले हो, एन बीच में हो, कहीं भी हो सकता है। तो कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीनों लेटर अलग अलग है। तो नेक्स्ट आएगा बेटा कॉन्सोनेंट के लिए। तो कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज बाय 3 फैक्टोरियल। तो रिक्वायर्ड वे सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ हमें निकालना बेटा रिक्वायर्ड वेज। तो वॉवल एंड कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के लिए क्या था? 2 फैक्टोरियल था। उसके बाद वॉवल्स को अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल और कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे 2 आएगा, 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे 120 आएगा, 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे 6 आएगा। इन सब की चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। 6 2 12, 12 की 12 से करो तो 144 और साथ में 144 और साथ में 0। तो ये जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 1440। आई होप आप समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट क्या है। पहले आप समझिए, देखिए आपके पास ये इक्वेशन एक वर्ड है, इसमें 5 वॉवल्स है और 3 कॉन्सोनेंट है। अब क्वेश्चन में बोल गया कि भाई सारे वॉवल एक साथ, लो जी सारे वॉवल एक साथ, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ, तो सारे वॉवल मिलकर एक लेटर, सारे कॉन्सोनेंट मिलकर एक लेटर, टोटल 2 लेटर हो गए। तो वॉवल एंड कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के लिए 2 मेथड। नाउ अब वॉवल्स तो 5 हैं, ये भी आगे पीछे हो सकते हैं, तो केवल वॉवल्स को अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल, कॉन्सोनेंट भी 3 है, तो केवल कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल, सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, कर लोगे नोट? आगे बढ़ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अ कमेटी ऑफ 7, एक आपको कमेटी बनाना है बेटा जिसमें 7 मेंबर होना चाहिए। A committee of 7 has to be formed। आपको एक ऐसा कमेटी बनाना है जिसमें 7 मेंबर आपको चाहिए, यानी 7 लोगों को आपको सिलेक्ट करना है कमेटी बनाने के लिए। और 9 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स है। देखिए ध्यान से सुनिए बच्चों, 9 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स है, इनमें से मुझे 7 लोगों को सिलेक्ट करके अपनी एक कमेटी बनानी है। ठीक है, कंडीशन क्या है? इन हाउ मेनी वेज, आप कितने प्रकार से कमेटी बना सकते हो? अगर कमेटी में 3 गर्ल्स हो, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, यानी आपको 3 गर्ल्स तो सिलेक्ट करना ही करना है कमेटी के लिए। तो 4 में से अगर मैं 3 गर्ल्स ले लूंगा तो यहां से मुझे 4 बॉयज लेना पड़ेगा, क्योंकि कमेटी 7 मेंबर का बनाना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स तो होना ही चाहिए कमेटी में, उस कमेटी के अंदर 3 गर्ल्स तो होना ही चाहिए। तो अगर 3 गर्ल्स है तो 4 बॉयज होंगे ना, तभी तो 7 होगा। बस हो गया, इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बेटा? ये रफली था।
अब इसे लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको समझाया था, 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स, 4 बॉयज आउट ऑफ 9 बॉयज, जैसे हम लिखते थे ना कॉम्बिनेशन में, वैसे ही लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले 4 बॉयज आउट ऑफ 9 बॉयज, 4 बॉयज आउट ऑफ 9 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड बाय 9C 4 वेज। 9 में से 4 बॉयज को सिलेक्ट करने हैं। और दूसरा क्या था बेटा? 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड, 4 में से 3 गर्ल्स को हमें सिलेक्ट करना है। तो रिक्वायर्ड वेज हम कैसे निकालेंगे? दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, रिक्वायर्ड वेज। तो 9 में से 4 बॉयज एंड 4 में से 3 गर्ल्स, ये आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 9 में से 4 माइनस करो 5 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया। 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, सॉरी ये मल्टीप्लाई का साइन है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया। 4 2 जा 8, तो आप 8 कैंसिल कर लोगे, 3 3 जा 9, तो आपके पास क्या बचा? एक 3 बचा, एक आपके पास 7 बचा, एक आपके पास 6 बचा और एक आपके पास 4 बचा। तो 3 7 जा 21, 21 की मल्टीप्लाई मुझे 24 से करनी है। 24 से 21 की मल्टीप्लाई 24 एंड 48 405, जी हाँ 504, ये जो होगा ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये था कि इस क्वेश्चन में ये आपसे कहा जा रहा था कि देखो आपको ना 7 मेंबर ही सिलेक्ट करने हैं और क्वेश्चन में कंडीशन आपको लगा दी कि भाई 3 गर्ल्स होने चाहिए, तो 4 ही तो गर्ल्स है, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज में से 4 बॉयज, टोटल 7 मेंबर आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। केस नंबर 2 पढ़े बेटा। केस नंबर 2 क्या कहता है? एटलीस्ट 3 गर्ल्स। जी हाँ, इस वर्ड को समझो क्योंकि मोस्टली बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है ये। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए कमेटी में, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 लड़कियां भी सिलेक्ट हो सकती हैं। एटलीस्ट 3 गर्ल्स। मम्मी से बोलते हो ना, मम्मी कम से कम 1 पिज्जा खाऊंगा। 1 पिज्जा का मतलब 1 तो खाऊंगा ही खाऊंगा, और मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 1 रसगुल्ला खाऊंगा, तो 1 तो खाऊंगा ही खाऊंगा, और ज्यादा मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। मम्मी कम से कम 100 रुपए देना। पापा भी ले आते हैं भाई, हर बार मम्मी आएगी, पापा को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। पापा जी 100 रुपए देना कम से कम, आज पार्टी करनी है, जाना है मुझे कहीं। तो कम से कम 100 रुपए, कम से कम 100 का मतलब क्या है कि 100 रुपए तो दे ही दो, बाकी आपकी श्रद्धा, ज्यादा दे दोगे तो और अच्छी बात है भाई। कम से कम का मतलब ये ना कि और ज्यादा दे सकते हो, और चाहिए हमें। तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब 3 तो होंगी, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो इसका मतलब 3 गर्ल्स भी हो सकती हैं और 4 गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो अगर 3 गर्ल्स होंगी तो ये वाला केस बनेगा, 3 गर्ल्स होंगी तो ये वाला केस होगा, और 3 से ज्यादा यानी 4 गर्ल्स होंगी तो देखिए 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स था, तो या तो 3 लड़कियां होंगी या 4 गर्ल्स होंगी। अगर 4 गर्ल्स होंगे तो बॉयज तो 3 बच जाएंगे, क्योंकि टोटल तो 7 ही हमें चाहिए ना। या तो 3 लड़कियां होंगी, अगर 3 गर्ल्स है तो 4 बॉयज होंगे, या अगर 4 लड़कियां हैं तो 3 बॉयज होंगे। तो ये 2 केसेस बनेंगे। अच्छा, 4 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स टोटल 4 ही है, तो 4 में से 4 को हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर गर्ल्स हमने 4 में से 4 को सेलेक्ट कर लिया तो बॉयज को हमें 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज बॉयज को करनी पड़ जाएगी, तो टोटल 7 मेंबर सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसके 2 केसेस बनेंगे, केस 1 या फिर केस 2, या तो ये पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल है। तो इस टाइप क्वेश्चन हम 2 केसेस में सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सेकंड पार्ट आपको बता रहा हूं। यहां पे 2 केसेस बनेंगे। केस 1 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड बाय। अब देखिए आपने 3 बॉयज सिलेक्ट किया है तो 9 में से 3 लिखोगे, और आपने 4 गर्ल्स सिलेक्ट किया है तो 4 में से 4 लिखोगे। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? क्योंकि टोटल जो है वो क्या है, 9 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स है, टोटल ये है। तो आपने 3 बॉयज को सिलेक्ट कर लिया, 4 गर्ल्स को सिलेक्ट कर लिया, तो 9 में से 3 बॉयज एंड 4 में से 4 गर्ल्स। सेकंड केस क्या बनेगा? केस नंबर सेकंड क्या बन सकता है? केस नंबर 2 ये बन सकता है कि 4 बॉयज होंगे तो 3 गर्ल्स होंगी,
कैन बी सिलेक्टेड, कैन बी सिलेक्टेड। अब 9 में से आपने 4 बॉयज ले लिए, 9 में से बेटा 4 बॉयज ले लिए एंड 4 में से 3 गर्ल्स आ गई, 4 में से 3 गर्ल्स आ गई। बस इसको हमें सॉल्व करना है। तो रिक्वायर्ड वेज कैसे लिखेंगे? रिक्वायर्ड वेज, या तो पहला केस पॉसिबल है 9C3 और 4C4, या तो ये पहला केस पॉसिबल है, प्लस या मतलब होता है प्लस, और अथवा या इसका मतलब होता है प्लस मैथ्स के अंदर। तो या तो ये पॉसिबल है या ये केस पॉसिबल है। तो ये वाला केस प्लस 9C4 और 4C3, इसका मतलब है कि 4 में से 4 गर्ल्स होगी तो 9 में से 3 बॉयज होगा, एंड अगर 4 में से 3 गर्ल्स हुई तो 9 में से 4 बॉयज होंगे। ना उसको सॉल्व करेंगे बेटा। इनमें से शायद ये वाला केस अभी आपने सॉल्व किया था, ये वाला केस तो सॉल्व किया था ना। देखो 9C4 और 4C3, 9C4 और 4C3, ये वाला हमने अभी सॉल्व किया था। तो 500 कितना आया था बेटा? 504 आया था। तो ये दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये दोबारा सॉल्व करने की बच्चों नीड नहीं है, ये तो हमने सॉल्व कर लिया ना। 504 आया था तो डायरेक्ट 504 लिख लो। केवल इसको सॉल्व करेंगे, केवल हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे जो हमारा पहला पार्ट है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और 9 में से 3 गया 6 फैक्टोरियल। 4C4 1 आएगा, क्योंकि याद कीजिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था NCN। अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा 7.4 एक्सरसाइज का वीडियो, 7.4 वीडियो आपने देखा होगा, तो मैंने आपको एक थ्योरम बताया था NCN 1 होती है उसकी वैल्यू। तो 4C4 की वैल्यू 1 होगी बेटा। ना उसको सॉल्व करते हैं। 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 × 2 और 6 फैक्टोरियल, और प्लस में आ जाएगा 504 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 3 3 9 होता है, 2 से करोगे 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 3 चौक 12 और 12 7 84, 12 7 84 और प्लस 504, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 4 और 4 आपका 8, फिर से आपका 8, तो 588 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? 2 केसेस थे यहाँ पर, या तो 3 लड़कियां होंगी या फिर 4 लड़कियां होंगी, 2 ही केस बन सकते हैं। नाउ अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, यानी ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां होनी चाहिए, 3 से ज्यादा लड़कियां सिलेक्ट नहीं हो सकती। एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक। पापा कह देंगे मैं तुझे अधिक से अधिक 100 रुपए दूंगा, इसका मतलब क्या? 100 रुपए से ज्यादा ना मिलने वाला। पापा ने पहले ही बोल दिया अधिक से, भाई ज्यादा मैं 100 रुपए दूंगा। तेरा बर्थडे पार्टी है, चल मैं ज्यादा 500 रुपए दे दूंगा, मैं ज्यादा 5000 रुपए दे दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा का मतलब उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां, यानी 3 गर्ल्स भी हो सकती है, या 2 गर्ल्स भी हो सकती है, 1 गर्ल्स भी हो सकती है, और 0 गर्ल्स भी हो सकती है। ये मतलब हुआ। जी हां, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, यानी ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स, यानी ज्यादा 3 गर्ल्स होगी, या फिर 2 गर्ल्स होंगे, या फिर 1 गर्ल्स होंगी, या फिर 0 गर्ल्स भी हो सकती हैं। तो देखिए ध्यान से, पहले इसका रफली डायग्राम आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं बेटा। या तो ये हो सकता है, देखो अगर 3 गर्ल्स हुए तो 4 बॉयज लेना पड़ेगा, अगर 2 गर्ल्स हुए तो 5 बॉयज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर 1 गर्ल्स हुए तो 6 बॉयज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर 0 गर्ल्स हुई तो 7 के 7 बॉयज सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो टोटल मिला के 4 केस बनेंगे बेटा, टोटल मिला के 4 केसेस बनेंगे यहां पर। या तो 3 गर्ल्स होंगी 4 बॉयज होंगे, 2 गर्ल्स होंगी और 5 बॉयज होंगे, 1 गर्ल्स होगी 6 बॉयज होंगे, या 0 गर्ल्स होगी और 7 बॉयज होंगे। तो टोटल मिला के 4 केसेस बन सकते हैं यहां पर। चारों केस को सॉल्व करके प्लस कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले केस 1, पहले केस की बात कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड। तो देखो 3 गर्ल्स है तो 4 में से 3 गर्ल्स और 4 बॉयज है, यानी 9 में से 4 बॉयज। 3 गर्ल्स है बेटा, 3 गर्ल्स का मतलब क्या हुआ कि 4 में से 3 लड़कियां, और 4 बॉयज का मतलब 9 में से 4, 9 बॉयज तो 9 थे ना, 9 में से 4। दूसरा केस नंबर 2 क्या बन सकता है? केस सेकंड क्या बन सकता है? केस सेकंड बन सकता है 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड। देखो 4 में से 2 गर्ल्स हम लेके चल रहे हैं, 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज, यानी 9 में से 5 ले लेंगे।
केस थर्ड क्या बनेगा? केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड क्या बन सकता है? तो 1 गर्ल्स हो और 6 बॉयज हो। तो 1 गर्ल्स नहीं आएगा बेटा, गर्ल आएगा, एक ही लड़की है ना अब तो, है ना भाई, थोड़ी सी इंग्लिश का भी ध्यान रख लेंगे। तो 1 गर्ल एंड 6 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड। तो 4 में से 1 गर्ल्स और 9 में से 6 बॉयज। और केस 4 क्या बन सकता है बेटा? केस 4 क्या बनेगा? 0 गर्ल एंड 7 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड। तो 4 में से 0 और 9 में से 7, 9 में से 7। आई होप आपको 4 केसेस समझ में आ गए होंगे। जिसको 4 केस समझ में आ गया कभी जीवन में परेशानी नहीं होगी। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। भाई 3 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज हैं, 2 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज हैं, 1 गर्ल्स है, 6 बॉयज है, 0 गर्ल्स है तो 7 बॉयज है। अब इन चारों केसेस को ऐड कर दो, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल रिक्वायर्ड वेज। तो टोटल रिक्वायर्ड वेज देखो कौन कौन से थे। पहला था 4C3 और 9C4। 4C3 मल्टीप्लाई 9C4 पहला, प्लस सेकंड क्या है बेटा? 4C2 मल्टीप्लाई 9C5 प्लस थर्ड क्या है? तो 4C1 मल्टीप्लाई 9C6 प्लस फोर्थ केस क्या है? तो 4C0 मल्टीप्लाई 9C7। इनको हमें सॉल्व करना है। इसको हमने सॉल्व किया था 4C3 और 9C4, ये हमने कहीं सॉल्व किया था बेटा। 4C3 ये कई बार हम सॉल्व कर चुके हैं। जी हाँ, 4C3 और 9C4 504 आया था पहले पार्ट में भी। तो इसका आंसर आप जानते हो 504 आएगा। डायरेक्ट 504 लिख लो। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और अपॉन में 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल और 9 में से 5 गया तो 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल और 4 में से 1 गया 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, 9 में से 6 गया 3 फैक्टोरियल प्लस 4C0 1 होता है बेटा। मैंने आपको थ्योरम बताया था कि यहाँ पर कभी भी 0 हो तो आंसर 1 आएगा, सॉल्व करने की नीड नहीं है। 9 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, 9 में से 7 गया 2 फैक्टोरियल। ये छोटी छोटी चीजें कंपटीशन लेवल पर काम आती है। अगर आपने 7.4 की वीडियो और कॉन्सेप्ट समझा होगा तो मैंने आपको बताई थी ये बातें। ये छोटी छोटी चीजें कॉन्सेप्ट में काम आती है। देखो आप क्वेश्चन को शॉर्ट कर देते हैं, चाहिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व करते हैं। 504 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, 5 से 5 कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, क्योंकि अगला 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, अगला 6 आएगा, 6 से 6 कैंसिल, अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1 तो कुछ है ही नहीं, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, अपॉन में 2 आ गया। तो 504 प्लस 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6 आ गया, मल्टीप्लाई अगर करें तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, क्या क्या बचा? 9 बच गया, 7 बच गया, 2 बच गया, प्लस 3 3 जा 9 और 2 या ये काट लो, चलो 2 4 जा, तो एक तो 4 बचा, एक 3 बचा, एक आपका 4 बचा, एक आपका 7 बचा, प्लस इसको कैंसिल कर लो 4, तो 9 चौक 36, 36 आ गया। पहला आ गया बेटा 904 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 12 में 108, 108, 108 की 7 से, 108 की मल्टीप्लाई 7 से 756 आ जाएगा, 756 इस पूरे को मल्टीप्लाई प्लस 4 4 जा 16, 4 चौक 16, 16 3 जा 48, 48 की 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 28 और 5 32, तो 326 आ गया और हो गया 16 48 और प्लस में 36, सबको ऐड कर लेते हैं, 6 12 18 18 और 4 22, 2 बच गया, 5 और 2 7, 7 5 12, 12 का 2 आपके पास 1 बचा, 4 11 11 और 16, तो 1622 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा। 1622 या 32, एक बार चेक कर लेना बेटा, 1622 या 32 कुछ आएगा,
6 और 6 12, 18, 4 22, 2 बच गया, अच्छा 2 था ना, 2 बच गया था, सॉरी, ठीक है। अब 1632 आपका रिक्वायर्ड है। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि मोस्टली हमें आंसर रटे हुए होते हैं। अब इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, आंसर रटे हुए हैं, तो कोई चीज गलत हो जाती है तो एक सिक्स सेंस काम कर लेता है हमारा। आप प्लस करके देख लेना, कोई गलती हो तो ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है हम सबसे भी, तो कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो तो आप ठीक कर देना, ठीक है बेटा। मिटा दो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है बेटा, if the different permutation of the letter of the word examination, आपको एक वर्ड दे दिया गया examination, आपके पास ये वर्ड है examination का, ठीक है, और इस वर्ड में हमें कह रहा है कि आर, ये वर्ड जो है examination आर listed as in a dictionary। ये वर्ड हम एक डिक्शनरी में ढूंढते हैं, है ना, डिक्शनरी में एग्जामिनेशन वर्ड ढूंढते हैं। तो कह रहा है हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। जी हाँ, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है बच्चों कि अगर हम मान लें कि आपके पास एक एग्जामिनेशन वर्ड है, तो ऐसे कितने वर्ड होंगे जो इस वर्ड से पहले आए होंगे डिक्शनरी में, इस वर्ड से पहले आए होंगे डिक्शनरी में। आपको पता है डिक्शनरी में सारे वर्ड अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं, है ना, एक डिक्शनरी हम सबको देखनी आती है इस लेवल पे, तो डिक्शनरी के अंदर सारे वर्ड जो होते हैं वो अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं। तो एग्जामिनेशन से पहले कितने वर्ड ऐसे हैं, एग्जामिनेशन से कितने वर्ड हैं पहले। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, कि अगर डिक्शनरी में हम लेके चलें और उस वर्ड का मतलब हो या ना हो, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले कितने वर्ड होंगे ये हमें पता करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस वर्ड को ध्यान से देखें, तो बच्चों एग्जामिनेशन, अब क्योंकि डिक्शनरी में सारे वर्ड अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं, तो ई से पहले वाला वर्ड कौन सा है। ई से पहले देखिए एक्स, ये तो नहीं हो सकता, ये तो हो नहीं सकता, ए पॉसिबल है, एम भी नहीं हो सकता, आई भी नहीं हो सकता, एन भी नहीं हो सकता, ए पॉसिबल है, टी भी नहीं हो सकता, आई भी नहीं हो सकता, ओ भी नहीं हो सकता, एन भी नहीं हो सकता, तो केवल ए ही तो पॉसिबल है। एग्जामिनेशन वर्ड से पहले वर्ड, तो एग्जाम ई से पहले, तो ई से पहले या तो ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। अब बी सी डी तो कोई वर्ड है नहीं, यहां पर बचा ए, तो यानी वो जो वर्ड इससे पहले जितने भी होंगे वो ए से होना चाहिए कम से कम, क्योंकि एग्जामिनेशन में ई आ रहा है, तो इससे पहले वाला वर्ड ए से स्टार्ट होगा ना, पहला ए से हम लेके चलेंगे। तो हमें पता लग गया कि पहला वर्ड जो होगा वो ए से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। ये वर्ड आपको दिया हुआ है एग्जामिनेशन, और डिक्शनरी के अंदर सारे वर्ड अल्फाबेटिकली स्टार्ट होता है, तो द वर्ड शुड स्टार्ट, द वर्ड शुड स्टार्ट विद ए, यानी सारे वर्ड जो है वो ए से स्टार्ट होंगे, ए से ही स्टार्ट करने हैं आपको। तो ए तो आपने फिक्स कर दिया, बाकी आप जो मर्जी यहां भर दो, लेकिन पहला वर्ड आपने फिक्स कर दिया कि ए ही होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले ई से पहले केवल ए ही आ रहा है, तो पहला वर्ड तो आपने फिक्स कर दिया ए ही होगा। अगर हम एक वर्ड फिक्स कर दें ए, अगर हमने ए को फिक्स कर दिया, तो अब देखते हैं रिमेनिंग वर्ड कितने बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहले प्लेस पे तो ए फिक्स हो गया, बचे कितने 10, तो रिमेनिंग लेटर जो है वो 10 है। एक तो ए तो फिक्स हो गया कि पहला वर्ड जो ए ही होगा, तो रिमेनिंग लेटर कितने 10 है, तो यहां लिखेंगे बेटा रिमेनिंग लेटर, रिमेनिंग लेटर्स, जो रिमेनिंग लेटर होंगे वो आपका n हो जाएगा, तो जो कि है 10 फैक्टोरियल, जिसे हम 10 फैक्टोरियल, या आप सिंपल अभी 10 लिख लो, बाद में फैक्टोरियल लगा देना, फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप 10 फैक्टोरियल बाद में लिख देना। तो अभी रिमेनिंग लेटर 10, 10 क्यों है पता लग गया बेटा। टोटल 11 वर्ड है, 11 में से एक तो फिक्स हो गया, एक 11 अल्फाबेट है ना, टोटल 11 अल्फाबेट है, 11 अल्फाबेट है, एक अल्फाबेट तो फिक्स हो गया ए, स्टार्टिंग ए से होगा, तो बच्चे कितने 10 अल्फाबेट, तो ये आपका रिमेनिंग जो होगा वो आपका n बन जाएगा। अब इसमें से कोई रिपीट है तो रिपीट वाला ढूंढ लो, कोई रिपीट है क्या, तो एक तो मुझे दिख रहा है कि आपका n रिपीट है, देखिए n जो है वो रिपीट है, n रिपीट है, और i रिपीट है, i भी रिपीट है, और कोई रिपीटेशन है नहीं। आप कहोगे a रिपीट है, बेटा a रिपीट नहीं है, क्योंकि एक a तो फिक्स हो गया ना, एक a तो फिक्स हो गया, इसकी तो बात कर ही नहीं सकते हम,
तो आपके पास 1a ही बचेगा। तो a रिपीट मत बना लेना, a को रिपीटेशन मत ले लेना, ये गलती करते हैं कई बच्चे। अब यहाँ पे 2a है, अगर कुछ नहीं बोलता तो फिर तो ठीक है, टोटल हम ले लेते हैं 11 वर्ड, टोटल 11 फैक्टोरियल आ जाता, और a रिपीट है तो 2 टाइम्स होता, फिर n भी 2 टाइम्स होता, i भी आपका 2 टाइम्स होता, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सिंपल तरीके से चलते सॉल्व हो जाता। बट a तो आपने फिक्स कर दिया ना, एक a तो फिक्स हो गया, तो आपके पास अब 2a नहीं है, एक ही a है, तो रिपीट में नहीं आएगा वो, ठीक है। अब रिपीट में a को मत लेना, तो बाकी चीज रिपीटेशन में आप ले सकते हो। रिपीट आपने मैंने क्या कहा था, एक तो i आपका देखो 2 टाइम्स आ रहा है और एक n आपका 2 टाइम्स आ रहा है, तो लिख सकते हो i इज 2 टाइम्स और n इज 2 टाइम्स, n इज 2 टाइम्स। तो जो आपका रिक्वायर्ड वेज होगा, हम फॉर्मूले से चलते हैं, रिक्वायर्ड वेज फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में p1 p2, याद होगा डॉट डॉट डॉट, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जब रिपीटेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आपने आई होप एक्सरसाइज 7.3 का वीडियो देखा होगा, इसमें मिसिसिपी वर्ड वगैरह यूज किया था, परमुटेशन वर्ड भी आया था, इक्वेशन वर्ड भी आया था, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो n फैक्टोरियल टोटल और जो रिपीटेशन है वो डिवाइड में आता है, तो टोटल वर्ड आपके पास 10 फैक्टोरियल था और रिपीटेशन आपके पास 2 है, एक तो i जो है वो 2 टाइम्स है और n जो है वो भी आपके पास 2 टाइम्स है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन में आपका आ गया 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 2, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 9 8 7 6 5 2 3। तो मैंने भी इनकी मल्टीप्लाई किया था बेटा, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन आया था 907200, 907200, ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था ताकि आपका टाइम बचा सकूं, ठीक है बच्चों। तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लेना, आपका चेक कर लेना कैलकुलेशन वगैरह। आई होप आपको कॉन्सेप्ट, मेन जो है कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, मेन क्या है कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि क्वेश्चन हमसे कहता क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल आपको देखो एक वर्ड दिया हुआ है एग्जामिनेशन। अब इसमें कहा गया है कि भाई ई से पहले, डिक्शनरी में ई से पहले कितने वर्ड आएंगे, तो ई से पहले के जो वर्ड होंगे ना वो केवल ए से स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि ई से पहले एक ही वर्ड आ रहा है ए, ई से पहले एक ही वर्ड आ रहा है ए, तो पहला लेटर तो फिक्स हो गया भैया ए ही होगा। तो एक लेटर का हमने फिक्स कर दिया, यानी एक लेटर की कहानी खत्म, बचे कितने 10 लेटर, तो वो एन हो गया। अब ये जो 10 लेटर बचे इसमें रिपीट है क्यों, हाँ रिपीट है, एक तो आई जो है वो 2 टाइम्स है, आई जो है वो आपका 2 टाइम्स है और एन जो है वो भी आपका 2 टाइम्स है, तो टोटल ऊपर रिपीटेशन अपॉन में, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है बेटो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 6 डिजिट का नंबर आपको क्रिएट करना है, 6 डिजिट का नंबर। वैसे आपको याद होगा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा कर चुके हो, तो आपको 6 डिजिट का एक नंबर बनाना है बेटा फ्रॉम द डिजिट। अच्छा, आपको डिजिट गिवन है कि आपको कौन कौन सा डिजिट यूज करना है, 0 1 3 5 7 9, इन डिजिट का इस्तेमाल करके आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि वो डिविजन होना चाहिए 10 से और नो डिजिट रिपीटेड, और कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बड़ा अच्छा था, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार समझा दूंगा तो फिर आपको बहुत आसान लगेगा, पहले एक बार समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर ये है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। आपके पास जो डिजिट है वो मैं आपको बता दूं, आपके पास जो डिजिट है वो है 0 1 3 5 7 और 9, ये 6 डिजिट है और आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहले मैं 6 बॉक्स बना लेता हूं, ये लिखेंगे 1, उल्टा स्टार्ट करना क्योंकि 10 से डिजिट स्टार्ट करना, तो यहां से पता लगेगा। ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड प्लेस हो गया, ये आपका फोर्थ प्लेस हो गया, ये फिफ्थ प्लेस हो गया और ये आपका 6th प्लेस हो गया। ठीक है बेटा, 6 डिजिट का आपको नंबर बनाना है और वो डिविजिबल होना चाहिए 10 से, डिविजिबल होना चाहिए 10 से। अब एक बात बताओ, 10 से कब डिविजन होता है? हमें कैसे पता कि कोई नंबर 10 से डिविजन होगा? तो उसकी पहचान हम सबको होता है, 10 से डिविजन कब होता है? जब लास्ट में 0 हो, लास्ट में 0 हो तभी तो पता लगता है 10 से डिवाइड होगा ही नहीं होगा, कैसे पता लगेगा? लास्ट में 0 होगा तो हम कहेंगे हाँ 10 से डिवाइड होगा। तो लास्ट में 0 यानी फर्स्ट प्लेस पे तो 0 ही आ सकता है और कोई नंबर तो आ ही नहीं सकता। क्या बड़ी बात समझ में आ गया बेटा?
याद है आपको जब मैंने 7.3 आपको कराया था परमुटेशन, तो मैंने आपको केसेस समझाए थे। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा 7.3 का, बहुत आराम से देखा होगा, तो मैंने परमुटेशन के केसेस समझाए थे कि केस 1, केस 2, तब मैंने आपको दो बताया था कि 11th लेवल पे दो ही केस आते हैं 1, 2, लेकिन जैसे लेवल बढ़ता जाएगा केसेस बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट को भरने के लिए तो आपके पास केवल एक ही डिजिट है, 0। कोई और नंबर यहां आ ही नहीं सकता, क्योंकि 10 से डिवाइड कब होगा, जब लास्ट में 0 हो। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए केवल एक ही डिजिट है, 0। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 1 फैक्टोरियल। एक प्लेस को भरने के लिए केवल एक ही डिजिट है, 1 फैक्टोरियल। आप चाहो तो बता भी सकते हो डेट इज 0, कि हम केवल 0 का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए केवल एक ही नंबर है मेरे पास, तो 1 फैक्टोरियल। नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर लिख दोगे तो इससे क्या आंसर की खूबसूरती बढ़ जाएगी। हम अपने टीचर को समझा पाएंगे कि 0 या 1 प्लेस का मतलब क्या है, कि यहां पर हमने 0 रखा है। अब आपके पास डिजिट कितने बचे, देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट बचे और 5 बॉक्सेस बचे। बॉक्सेस भी 5 बचे हैं आपके पास, डिजिट भी 5 और बॉक्सेस भी 5। तो 5 बॉक्सेस के लिए 5 डिजिट है, 5 बॉक्सेस के लिए 5 डिजिट है। तो ये केस सेकंड आ गया कि रिमेनिंग प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 बॉक्स भरने आपको 5 ही नंबर है आपके पास। तो रिमेनिंग प्लेसेस का मतलब है सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। रिमेनिंग प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय 5 फैक्टोरियल, कि जो बचे हुए 5 बॉक्सेस है उनको भरने के लिए 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 नंबर है आपके पास। तो रिक्वायर्ड वेज कैसे निकालेंगे बेटा, रिक्वायर्ड वेज आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक आपका 1 फैक्टोरियल, इसकी मल्टीप्लाई होगी 5 फैक्टोरियल से। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है, तो इसको छोड़ दो आप। बाकी 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और ये आ गया 120 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका 120 जो होगा वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। सबसे सिंपल तरीके से आपने सीख लिया कैसे, और विद लॉजिक के साथ हम सीख रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। अच्छा, आपने 1 लिखा है ना, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि 1p1, तब भी आंसर 1 ही आएगा, तो कई बार 1 फैक्टोरियल बच्चे लिख देते, कई बार 1p1 लिख देते, तो चीज एक ही है। क्लियर हो गया। तो इस चीज को समझना आपको बेटा कि अच्छा, ये जो 5 फैक्टोरियल है इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो ना कि 5 में से 5 इस्तेमाल करने हैं, 5 में से 5। तो आप चाहो तो 1 फैक्टोरियल लिख दो या 1p1 लिख दो, आप चाहो तो 5 फैक्टोरियल लिख दो या 5p5 लिख दो, यानी 5 में से 5 नंबर हमें इस्तेमाल करने हैं, इसका ये मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए मेरे पास केवल एक डिजिट है, मेरे पास वो है 0, तो 1 फैक्टोरियल, और बाकी 5 प्लेसेस को भरने के लिए 5 नंबर है मेरे पास, तो 5 फैक्टोरियल। दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल्स। हाँ सही बात है, इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं। अच्छा, आपको पता है सेमी वॉवल्स भी होता है इंग्लिश में, सर्च करिएगा गूगल पे आपको मिलेगा सेमी वॉवल्स क्या होता है। वापस आते हैं, इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हाँ, बचपन से मारपीट के सिखाया गया भाई हमें 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, बचपन से सिखाया गया। हाउ मेनी वर्ड विद और विद 2 डिफरेंट वॉवल। अब आपको करना क्या है कि 2 वॉवल इस्तेमाल करने हैं और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, और 2 कॉन्सोनेंट इस्तेमाल करने हैं। इनका इस्तेमाल करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं, इनका इस्तेमाल करके हम कितने कैन बी फॉर्म फ्रॉम द अल्फाबेट। यानी आपके पास 5 वॉवल्स है, कहने का मतलब देखिए मैं आपको समझाता हूं कहना क्या चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास भाई साहब, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है कि आपके पास 5 वॉवल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट है। इसमें से 2 वॉवल्स ले लो कोई से भी, इसमें से 2 कॉन्सोनेंट ले लो कोई से भी। ऐसा करने पे आप टोटल कितने अल्फाबेट या कितने वर्ड आप बना सकते हो। तो आपको लग नहीं रहा है कॉम्बिनेशन का पार्ट है, सिंपल सा कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहां पर भाई। 5 में से 2 वॉवल्स, 5 में से 2 वॉवल्स इस्तेमाल करने हैं और 21 में से भी 2 कॉन्सोनेंट इस्तेमाल करना है। तो लैंग्वेज याद है आपको, 2 vowels out of 5 vowels can be selected by 5C 2 ways, and 2 consonant out of 21 consonant can be selected by 21C 2 ways। दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। याद आ गया होगा आपको। चलिए अब मैं आपको लैंग्वेज बताता हूं कैसे लिखेंगे। लैंग्वेज ऐसे लिखेंगे बेटा, 2 vowels
2 vowels out of 5 vowels. Out of 5 vowels can be selected by 5C 2 ways. 5C 2 ways यानी 5 में से 2 vowels आपको सेलेक्ट करने हैं. और इसके अलावा 2 consonants out of 21 consonant. Out of 21 consonant can be selected by 21 में से 2 आपको सेलेक्ट करना है. ठीक है बेटा. नाउ हमें फाइंड करना है रिक्वायर्ड वेज. तो चलिए रिक्वायर्ड वेज फाइंड करते हैं. दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 में से 2 वॉवल्स, 21 में से 2 कॉन्सोनेंट. यहां जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल. 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 21 में से 2 गया तो 19 फैक्टोरियल. नाउ 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे. 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल आपका 2 आ जाएगा अपॉन में 3 फैक्टोरियल. 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 होता है 19 फैक्टोरियल. आप कैंसिल कर सकते हो बच्चों. 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. 21 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. 2 से कैंसिल करो 2 आ गया. तो यहां से आपको 10 मिल गया. मल्टीप्लाई आप ये कैंसिल करके 10 आ जाएगा. 21 की 10 से करोगे तो 210 हो गया. मल्टीप्लाई करके आपका 2100. लीजिए मजे कीजिए, आपका आंसर आ चुका है. आपका रिक्वायर्ड आंसर. आई होप मतलब लगता है कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. जिस बच्चे ने 7.4 का वीडियो देख रखा हो, 7.4 अच्छे से पढ़ रखा हो, मुझे लगता है उसके लिए तो हलवा जैसा क्वेश्चन है. कुछ दिक्कत ही नहीं है. वीडियो को बंद करके खुद भी आप कर सकते हो. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहां पर कि आपके पास 5 वॉवल्स हैं और इन 5 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स सेलेक्ट करना है. 21 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है. और 2 केसेस है तो सीधी सी बात है, यहां पे कॉम्बिनेशन ही लगेगा. तो 5 में से 2 वॉवल्स और 21 में से 2 कॉन्सोनेंट, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी. आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके सामने है. क्लियर हो गया बेटा. आगे बढ़ जाएं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा. अगर आपने नोट कर लिया हो तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं. पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. ओहो हो क्या क्वेश्चन है. गजब क्वेश्चन. इसे कहते हैं धांसू क्वेश्चन. आग लगा देगा ये क्वेश्चन. अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आग लगा देता है ऐसा क्वेश्चन. बेहतरीन क्वेश्चन बोलते हैं बेटा ऐसे. गजब क्वेश्चन है ये. पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन को समझ लोगे तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से ढूंढ लोगे. पहले क्वेश्चन को समझते हैं कहता है क्या आपसे. इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम हुआ. अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन. उसमें क्या हुआ कि 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन ऐसे हुए. डिवाइड इनटू 2 पार्ट. उसको 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. यानी 12 क्वेश्चन को ही हमने 2 पार्ट में बांट दिया. एक को बोला पार्ट 1 है, एक बोला पार्ट 2 है. जैसे आपके आता है सेक्शन ए सेक्शन बी लिख के आता है, यहां पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लिखा हुआ आ गया. आगे आपका है कि पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में 7 क्वेश्चन है. पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन है और दूसरे पार्ट में 7 क्वेश्चन है. मतलब 12 क्वेश्चन थे. क्वेश्चन पेपर में टोटल 12 क्वेश्चन थे. पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन है और दूसरे पार्ट में 7 क्वेश्चन है रिस्पेक्टिवली. आगे पढ़ते हैं बच्चों. अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट से कहा गया टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, कि भाई आप 8 क्वेश्चन आपको करने हैं, केवल 8 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है. 12 में से 8 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है. अच्छा एक बात बताता हूं, अगर यहाँ पे कंडीशन जैसे इसमें आगे कुछ कह रहा है, अगर ये सब नहीं बोलता ना तो मैं सिंपल सॉल्व कर लेता. पता है कैसे सिंपल कैसे सॉल्व होता है कि भाई 12 क्वेश्चन है, 12 में से 8 क्वेश्चन मुझे अटेंड करना है. इसको सॉल्व कर लेता, आंसर आ जाता. अगर क्वेश्चन में कुछ बोलता नहीं ना, इन केस अगर हम मानते हैं कि केसेस नहीं दिया होता, जैसे मैं कुछ आगे बोल रहा है, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, मैं सिंपल तरीके से सोचता हूं अगर 12 क्वेश्चन होते हैं मुझे 8 क्वेश्चन अटेंड करना है तो 12 में से 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, आंसर आ जाता. बट कुछ कंडीशन है. पढ़िए. सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट. अब ये बोला गया कि कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपको किसी दोनों पार्ट में से करने ही पड़ेंगे. यानी पार्ट 1 में से और पार्ट 2 में से कम 3 क्वेश्चन तो आपको अटेंड करने ही करने हैं. यहां मामला फंस गया. क्या फंसा यह मैं आपको समझाता हूं, केसेस के द्वारा आपको समझाता हूं. ठीक है, समझिए. तो पहले क्वेश्चन और पढ़ लेता हूं. इन हाउ मेनी, चलिए वो तो क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं. ये है क्वेश्चन नंबर, भैया हमारा क्वेश्चन नंबर है 7. अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं. ये है पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट, और ये है पार्ट 2. इसमें 5 क्वेश्चन है, इसमें 7 क्वेश्चन है. और क्वेश्चन में कंडीशन है कि टोटल मिला के आपको 8 क्वेश्चन करने हैं और दोनों में से 3 क्वेश्चन तो कम से कम करने ही है. अब एक बात बताइए, अगर मैं यहां 3 क्वेश्चन करूंगा तो यहां मुझे 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तभी तो 8 बैठेगा.
अगर मैं यहां 3 क्वेश्चन करता हूं तो यहां 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर मैं यहां 4 क्वेश्चन करता हूं तो यहां भी 4 क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर मैं यहां 5 क्वेश्चन करता हूं तो यहां पे 3 क्वेश्चन करूंगा। इसके बाद केस नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहां 6 कर दिया तो यहां पे 2 हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में क्या था कि 3 क्वेश्चन तो आपको दोनों पार्ट में से करने ही करने हैं, तो केवल ये 3 केसेस बनेंगे। केवल ये 3 केसेस जो हैं वो आपके बनेंगे बेटा। तो ये 3 केसेस में सॉल्व होगा। अगर किसी बच्चे ने 3 क्वेश्चन यहां 3 क्वेश्चन यहां करे तो 5 यहां करेंगे, 4 यहां करोगे तो 4 यहां करोगे, 5 तो 3। इससे ज्यादा केस नहीं बन सकता, क्योंकि अगर 6 क्वेश्चन यहां करोगे तो 2 ही क्वेश्चन वहां बचेंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन एटलीस्ट हमें अटेंड करना ही करना है। तो ये 3 केसेस बन गए। ठीक है बेटा, अब इनको केसेस के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये रफली तौर पे हम बना देते हैं क्वेश्चन में, ताकि बच्चों को समझाने के लिए। अगर आपने यही समझ लिया तो आपको मेन चीज समझ में आ जाएगी क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए। केस 1 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1। 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट फर्स्ट and 5 questions from part second can be selected। कैसे सेलेक्ट करोगे? पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, उसमें से आपने कितने क्वेश्चन लिए? 3 क्वेश्चन लिए, तो 5 में से 3 आपने लिए। दूसरे पार्ट में आपने 5 क्वेश्चन अटेंड करना है, तो दूसरे पार्ट में कितने क्वेश्चन थे? 7 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करना है। तो केस 1 तो ये हो गया। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, इसे यहीं पे सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो यहीं पे सॉल्व कर लो, इसको यहीं पे सॉल्व कर खत्म कर दो, फिर आगे आप उसको डायरेक्ट प्लस कर देना। ऐसा भी करते कई बच्चे कि भाई यहीं पहला पार्ट पूरा सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फिर सबको प्लस कर देते हैं। या आप एक साथ भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं मोस्टली पहले सारे केसेस सॉल्व कर लेता हूं ऐसे करके, फिर लास्ट में प्लस कर लूंगा। केस सेकंड क्या कहता है? 4 और 4। तो 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट सेकंड कैन बी सिलेक्टेड। तो 5 में से 4 क्वेश्चन और 7 में से 4 क्वेश्चन, ये हो गया सेकंड पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा। 4 क्वेश्चन पार्ट 1 में से और 4 क्वेश्चन पार्ट 2 में से। तो 5 में से 4, क्योंकि पहले पार्ट में 5 ही क्वेश्चन थे ना, 5 में से 4 और 7 में से 4, तो ये आपके 2 केसेस सेकंड हो गया। नाउ केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड हमने क्या बनाया था कि 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1 में से 5 क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट सेकेंड कैन बी सिलेक्टेड इक्वल टू। आप पूरा लिखना बेटा, आप ऐसा मत करना डॉट, आप पूरा लिखना, कंप्लीट लिखना। हम तो जानबूझ के करते हैं, वीडियो थोड़ा टाइम बच जाता है 1-2 मिनट, तो आप पूरा लिखना बेटा। तो अब आपने क्या करा? 5 क्वेश्चन लिए पार्ट 1 में से, यानी 5 में से 5 अटेंड कर लिए और 7 में से 3 अटेंड कर लिए। नाउ रिक्वायर्ड वेज, तीनों केसेस को आपको प्लस करना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे बेटा रिक्वायर्ड वेज। तो तीनों केस को हम प्लस कर लेंगे। फर्स्ट केस क्या था बेटा? 5C3 और 7C5 प्लस 5C4 दूसरा केस और 7C4 प्लस 5C5 और 7C3। क्लियर हो गया बेटा? 3 केसेस हो गए आपके सामने, तीनों केसेस है। ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है और ये आपका थर्ड केस है। वो तीनों केस को हम प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गया आपका 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 में से 4 गया 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 7 में से 4 गया 3 फैक्टोरियल प्लस ये तो 1 आ जाएगा, क्योंकि NCN 1 होता है। याद होगा आपको, थ्योरम मैंने बताया था NCN 1 होता है, तो 5C5 1 हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। नाउ 5 मल्टीप्लाई 4
मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, अगला आएगा 5 से 5 कैंसिल, अपॉन में 2 आ जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल, 1 का 1 छोड़ दो, इसको सॉल्व करने पे बेटा 5 आएगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 से 4 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 और इंटू में 4 से 4 कैंसिल, छोड़ दो, 3 इंटू 2। नाउ क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो आपके पास यहां से मिला 5 2 जा 10, यहां से 7 3 जा 21। बड़े आराम से सॉल्व कीजिए, स्टेप बाय सॉल्व करें, कभी दिक्कत नहीं होगी। 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 2 जा 6 7 इंटू 5। तीनों को देखो, अब तक मैं अलग अलग सॉल्व करता आ रहा हूं, कभी मैंने मिक्स नहीं किया तीनों को अभी। नाउ 210 प्लस 5 5 जा 25 और 25 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 1 कितना आ जाएगा, 175 ना, 5 7 35, 3 5 10 175, ठीक है, 175 प्लस 35, तीनों की मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तीनों को प्लस करना है, तो 5 5 10, 1 बचा, 4 11 12, 1 आ गया, 2 और 2 4, तो 420 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, 420 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 केसेस थे, अगर आपने स्टार्टिंग में टेबल समझ लिया ना, जो मैं टेबल सिखाता हूं, अगर वो सीख लिया तो आपको फिर इसकी नीड ही नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा देखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, समझाओ अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी 52 कार्ड्स में से आपको 5 कार्ड निकालने हैं। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि एज इट इज क्वेश्चन हमने 7.4 में किया था, यहां मैंने 7.4 की याद क्यों आई, क्योंकि ये शायद एज इट इज क्वेश्चन है, आपका चेक करना, 7.4 में भी यही था। अगर ये क्वेश्चन यही रुक जाता ना, अगर ये इफ नहीं होता, अगर ये इफ वगैरह कुछ नहीं होता मेरे जीवन में, ये इफ वगैरह नहीं लिखा होता, तो पता मैं क्या करता, इस क्वेश्चन को बड़ा सिंपल लॉजिकल सा आंसर क्या होता कि भाई 52 कार्ड है, उसमें से मुझे 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। लेकिन जीवन इतना सिंपल नहीं है ना बेटा, लाइफ इतना आसान नहीं है बच्चे, ये आप अपने फादर मदर से सीख सकते हो, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, इतना आसान नहीं है जीवन जितना आप लोग अभी 11 12 में सीख रहे हो, इतना आसान नहीं है। ये कंडीशन वगैरह आएगी, तो इफ, ये इफ आ गया, अब ये इफ क्या करेगा देखिए, कि 5 कार्ड तो आपको सेलेक्ट, अगर इफ वगैरह नहीं होता तो ये करता 52 में से 5 कार्ड, बट अब क्या कह रहा है, इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड में से आपको एक किंग भी चाहिए, एग्जैक्टली 1 किंग, एक किंग भी चाहिए आपको, एक बादशाह चाहिए बच्चे। वैसे तो वैसे भी किंग एक ही होता है, तो एक किंग चाहिए आपको। क्वेश्चन आप समझाता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर ये है कौन सा, 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है बेटा। क्वेश्चन ये है कि टोटल 52 कार्ड तो होता ही है, इसमें से हम किंग को अलग कर लेते हैं और रिमेनिंग कार्ड्स को अलग कर लेते हैं। बहुत आराम से समझोगे तो जीवन में सक्सेसफुल हो जाओगे, इन चीजों को समझोगे। किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो रिमेनिंग कार्ड कितने बचे, तो 48 बचे। क्या मेरे पास समझ में आ गया बेटा, टोटल 52 कार्ड्स है हमारे पास, 52 कार्ड्स में से किंग को क्यों अलग करा, क्योंकि किंग की बात हो रही है, एग्जैक्टली 1 किंग तो मुझे चाहिए, 5 कार्ड में से 1 किंग चाहिए, तो मैंने किंग को अलग कर लिया, बाकी को अलग कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या है भाई, 5 कार्ड में से एक किंग होना चाहिए, तो इसमें से एक किंग, इसमें से एक किंग, तो काइंड लिखा हुआ था ना, सही कर दिया, किंग कर लेना बेटा, ठीक है। तो एक किंग तो चाहिए, एक, वैसे भी किंग को काइंड ही होना चाहिए, राजा को दयालु ही होना चाहिए, तो सिंबॉलिक वर्ड यूज कर लिया, तो एक किंग चाहिए बेटा, 4 में से एक किंग चाहिए और बाकी इसमें से 4 कार्ड चाहिए, तभी तो 5 कार्ड बनेंगे। आई होप आपको टेबल समझ में आ गया होगा। टोटल 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड में से किंग को मैंने अलग कर लिया, बाकी को अलग कर दिया। किंग कितने हैं, 4 होते हैं, बाकी कितने हो, 48 बचे। अब इन 4 किंग में से एक किंग तो चाहिए, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन की कंडीशन यही थी, अगर एक किंग है तो बाकी 4 कार्ड बचे, वो कि इसमें से होगा। तो ये टेबल अगर आपने समझ लिया तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा
क्लियर हो गया बेटा? अब मैं समझा सकता हूं आपको। तो 1 king out of 4 king, 1 king out of 4 king can be selected by 4C 1 ways and 4 remaining cards can be selected by 48 card by 48C 4 ways। तो चलिए स्टेट में लिख लेते हैं। 1 king out of 4 king can be selected by 4C 1 ways, 4C 1 ways and 4 remaining cards out of 48 cards can be selected by 48C 4 ways। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा सारा कॉन्सेप्ट कि 4 में से एक कार्ड सेलेक्ट करना है जो कि किंग होगा और बाकी जो 48 कार्ड है उसमें से मुझे 4 कार्ड सेलेक्ट करना है। तो रिक्वायर्ड वेज पे आ जाते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे बेटा रिक्वायर्ड वेज। तो 4 में से 1 कार्ड और 48 में से 4 कार्ड। शायद यही आंसर है पीछे, यही छोड़ दो, इसको सॉल्व करोगे यही छोड़ दो क्योंकि एनसीईआरटी में यही आंसर है शायद। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जी हाँ, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन को दिखाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 5 men हैं एंड 4 women हैं, इनको ना आपको एक रो में बिठाना है, एक लाइन में आपको बिठाना है। सो डैट इस प्रकार से बिठाना है कि वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। जो 4 वुमेन है ना, इनके इवन प्लेसेस होना चाहिए, यानी वो 2nd नंबर पे बैठ सकती हैं, 4th नंबर पे बैठ सकती हैं, 6th नंबर पे बैठ सकती हैं, 8th नंबर पे बैठ सकती हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, इवन प्लेसेस वुमेन के लिए समझिए। तो ऑड प्लेसेस मेन के लिए, वैसे ही मेन को तो ऑड प्लेस ही मिला हुआ है। तो चलिए कोई नहीं, मेन को ऑड प्लेस पे बिठा देंगे और वुमेन को इवन प्लेस पे बिठाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान सुनो क्वेश्चन में, पहले आप क्वेश्चन की डिटेल को समझिए। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 9। इसमें आपको दिया हुआ है कि आपके पास 5 men हैं एंड 4 वुमेन है। कंडीशन कुछ इस प्रकार है कि वुमेन जो है इवन प्लेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, 9 बॉक्स बना लेता हूं क्योंकि 9 लोग हैं ना टोटल, इनको मुझे लाइन से बिठाना है, इनको मुझे लाइन से बिठाना है और वुमेन इवन प्लेस पे आना चाहिए। वुमेन जो है वो इवन प्लेस पे आना चाहिए, मैन ऑड प्लेस पे चल जाएगा। मैन तो वैसे भी ऑड भी है, टेंशन मत लो। तो पहले नंबर पे मैन हो, है ना, फर्स्ट पहला मैन, फिर एक वुमेन, फिर मैन 2, वुमेन 2, मैन 3rd, वुमेन 3rd, मैन 4, मैन 4, वुमेन 4, मैन 5। देखिए सब बैठ गए, सब आपके पास बैठ चुके हैं। ठीक है, इसमें आपके पास देखो 1 2 3 4 4 वुमेन थे ना, 4 ही वुमेन थे ना, तो चारों बैठ तो चुके हैं, इवन प्लेसेस पे ही है, इवन प्लेस पे ही है, इवन प्लेस, इवन प्लेस, इवन प्लेस, इवन प्लेस। देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 5 मैन थे तो 5 मैन भी आपके बैठ चुके हैं। अब एक चीज बताइए कि ये जो मैन है, जो 5 मैन है, ये आपस में कोई भी अपनी जगह प्लेस चेंज कर सकता है भाई। जो नहीं मैंने M1 भाई 5 आदमी है, 5 मैन है, ये आपस में प्लेसिंग चेंज कर सकते हैं ना। M1 यहां आ सकता है, M2 यहां जा सकता है, M3 यहां जा सकता है, M1 यहां आ सकता है। यानी 5 जो मैन है, 5 जो मैन है, इनको मैं अरेंज कर सकता हूं आगे पीछे, कोई कहीं से भी उठा के फेंक सकता हूं भाई। इसको उठा के मैं पहले नंबर पे, इसको उठा के मैं लास्ट नंबर पे, मेरी मर्जी है ना। 5 मैन को मैं कैसे भी बिठाऊं ऑड प्लेस पे। तो 5 men कैन बी अरेंज बाय 5 फैक्टोरियल, कि 5 मैन को अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल हमारे पे ऑप्शन है कि इनको 5 मैन है, हम कैसे भी इनको आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो देख रखा है ना 7.3 7.4 का, तो ये सब चीजें बहुत आसान लगेगी आपको क्योंकि उसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाए, इसलिए उसमें कॉन्सेप्ट नहीं आते, या तो मिक्सचर ऑफ केसेस जो अब तक आपने पढ़े। तो अगर आपने वीडियो देख रखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या है। 5 मैन है, अभी 5 मैन आगे पीछे हो सकते हैं भाई, 5 पर्सन है, 5 आइडेंटिटी है, इनको मैं आगे पीछे कर सकता हूं, कोई पहले नंबर पे, कोई लास्ट नंबर पे। जो मैन है इनकी प्लेसिंग आपस में बदल सकती है।
तो 5 men can be arranged by 5 फैक्टोरियल। ऐसे 4 वुमेन भी तो है, 4 जो है वो वुमेन भी तो है, और ये भी आप इसमें प्लेसिंग चेंज कर सकती है। भाई ये वुमेन यहां पे आ सकते हैं, ये वुमेन वहां पे जा सकती है, ऐसे ही ये वुमेन यहां आ सकती है, ये वुमेन यहां आ सकती है, ये वुमेन यहां आ सकती है, ये वुमेन यहां आ सकती है। तो ये वुमेन भी तो आपस में प्लेसेस चेंज कर सकती है। 4 वुमेन है, इनकी प्लेसेस भी तो बदल सकती है। तो 4 वुमेन कैन बी अरेंज बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि भाई 4 आइडेंटिटी है, 4 पर्सन है, तो 4 आगे पीछे मतलब अरेंज हो सकता है। तो रिक्वायर्ड वेज क्या होगा बेटा? रिक्वायर्ड वेज जो होगा वो क्या होगा? तो 5 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। नाउ 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये आता है 120 और ये आपका आ जाएगा 24। ठीक है बेटा? और जीरो की जगह 0, 12 4 जा 48, 4 बच गया आपके पास, 12 2 जा 24 और 24 में 4 ऐड कर दूंगा तो 28, तो 2880 ये जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी सा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जा सकता है। भाई 5 पर्सन है, पहले मैन पे अगर फोकस करें, 5 मैन है, मतलब 5 मैन को अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल से, क्योंकि मैन तो आगे पीछे अपनी जगह प्लेसिंग चेंज कर सकते हैं ना, कि भाई मैंने इसको कहा कि भाई तुम उठ के यहां जाओ और तुम उठ के वहां चले जाओ, या तुम उठ के यहां जाओ, तुम उठ के यहां जाओ, तुम उठ के यहां जाओ, या तुम यहां चले जाओ। तो मैन को तो मैं अरेंज कर सकता हूं ना, जहां मर्जी इसको भेज सकता हूं। वो मैन कहता हूं भाई आप अपनी जगह बैठे रहो, नमस्ते, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैन को अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल से, ऐसे वुमेन को भी 4 फैक्टोरियल से, क्योंकि वुमेन भी आगे पीछे उनकी प्लेसिंग बदल सकता हूं मैं। तो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका रिक्वायर्ड बेस आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, एक क्लास है जिसमें 25 स्टूडेंट है, 25 बच्चे हैं, उसमें 10 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर अ एग्जीक्यूशन पार्टी। अब 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट हमने किया कि भाई उन्हें पार्टी में लेके जाना है। 25 में से 10, 25 है ना, 25 स्टूडेंट है, उनमें से 10 को हमें सिलेक्ट करना है पार्टी में जाने के लिए। अगर इस क्वेश्चन में इसके आगे नहीं होता ना, अगर इसके आगे कुछ भी गिवन नहीं होता, खत्म, फुल स्टॉप, अब क्वेश्चन नहीं है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या लगता है भाई कि 25 है, उनमें से 10 को 25 में से 10, बस खत्म हो गया, यही सॉल्व हो जाता अगर कंडीशन नहीं होता तो। बट आगे पढ़िए, आगे क्या कहता है, देयर आर 3 स्टूडेंट्स। अब 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, 3 जिगरी यार ऐसे हैं, 3 दोस्त ऐसे हैं, हु डिसाइड दैट, जो डिसाइड करते हैं आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन, या तो चलेंगे तो भाई तीनों चलेंगे, हम तीनों चलेंगे, भाई जाएंगे तो तीनों जाएंगे भाई, और अगर हम में से कोई एक भी नहीं है तो नहीं जाएंगे, और नन ऑफ देम विल ज्वाइन, या तो तीनों जाएंगे या तीनों में से एक भी नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? 3 होते हैं वैसे, जिगरी यारी होती है, दोस्ती होती है, तो तीनों डिसाइड करते हैं कि भाई जाएंगे तो तीनों जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, खत्म बात। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या कहता है। इन हाउ मेनी वेज कैन द एग्जीक्यूशन पार्टी चूजन, तो आप इसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं ये कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर ये है 10, क्वेश्चन नंबर 10 समझ गए होंगे आप, क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। टोटल 25 स्टूडेंट है बेटा, इसे हम 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं, एक वो 3 स्टूडेंट, एक वो 3 स्टूडेंट जो अलग ही कैटेगरी के हैं, तीनों जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। होता है दोस्ती यारी में, ऐसा होता है, इस एज में तो होता ही है, भाई तू जाएगा, फोन पे बोला भाई तू जाएगा, नहीं चल छोड़ हम नहीं जा रहे, अच्छा तू चल रहा है, तू भी चल रहा है, चल हम भी चलेंगे। तो 3 दोस्त ऐसे हैं जो सिलेक्ट करते हैं कि या तो तीनों जाएंगे या कोई नहीं जाएगा। बचे 22, ठीक है, कोई परेशानी नहीं आता, 3 अलग कर लिए, 22 अलग कर लिए। पहला केस क्या होता है, केस 1 क्या बन सकता है कि या तो ये तीनों जाएंगे, अगर ये 3 जाएंगे तो यहां से मुझे 7 स्टूडेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। आई होप आपको दिमाग को बिल्कुल टच करके निकल गया होगा। या तो तीनों जाएंगे, पहला केस क्या बन सकता है, अगर ये तीनों गए, अगर ये तीनों गए तो यहां से 7 स्टूडेंट लेने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? या फिर क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या बन सकता है बेटा कि ये तीनों नहीं गए, ये तीनों नहीं गए, अगर ये तीनों नहीं गए तो 10 स्टूडेंट यहां से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। आई होप आपको एक केस है, जिसने ये टेबल समझ लिया उसको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट समझ के चलो, कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो जीवन में कभी मार नहीं खाओगे। मैथ्स के अंदर यही है, हमें मैथ्स हार्ड क्यों लगती है, क्योंकि हम क्वेश्चन को रट रहे हैं, उसके लॉजिक को नहीं समझना चाह रहे, बस रटे जा रहे हैं। अगर उसको लॉजिक को समझ लाएं कि भाई 25 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है, इनमें 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिलेक्ट करते हैं या तो तीनों जाएंगे या नहीं जाएंगे, 3 अलग कर लो, 22 अलग कर लो। अब पहला केस क्या बन सकता है कि वो तीनों जाएंगे। अगर ये तीनों जाएंगे तो 7 स्टूडेंट यहां से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और तीनों अगर नहीं जाएंगे तो 10 स्टूडेंट यहां से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। 2 केस बनेंगे, सॉल्व करें। चलिए केस नंबर 1, केस 1 इफ 3 students agree, if 3 students agree for party, अगर तीनों स्टूडेंट्स एग्री हैं कि हम तीनों चलेंगे, ठीक है बेटा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको नंबर ऑफ वेज क्या मिलेगा, ये तीनों में से तीनों जाएंगे और ये 22 में से 7 जाएंगे। तो 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 3 स्टूडेंट्स इक्वल टू 3C3, और दूसरा क्या बनेगा बेटा, 7 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 22 स्टूडेंट्स इक्वल टू 22 में से 7। तो जो रिक्वायर्ड वेज बनेगा पहले केस का, जो पहले केस का रिक्वायर्ड वेज बनेगा वो 3 में से 3 और 22 में से 7। नाउ हम जानते हैं बेटा कि 3 में से 3 यानी NCN की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की मल्टीप्लाई से कर दो तो 22C7। ये हो गया पहले पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। इफ 3 स्टूडेंट्स एग्री फॉर पार्टी, अगर तीनों स्टूडेंट सहमत है पार्टी के लिए तो ये केस बनेगा कि तीनों में से तीनों जाएंगे और 22 में से 7 जाएंगे। तो ये आपका पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या बन सकता है कि भाई तीनों तैयार नहीं है जाने के लिए, तो केस नंबर 2 पे आ जाते हैं। केस 2 की बात करते हैं। इफ 3 स्टूडेंट्स आर नॉट एग्री फॉर पार्टी, अब तीनों स्टूडेंट एग्री नहीं है कि भाई हम तीनों को नहीं जाना, ठीक है, तीनों को नहीं, मत जाओ, क्या कर सकते हैं। अगर तीनों नहीं जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, अगर तीनों नहीं जाएंगे तो यहां से तो 0 स्टूडेंट मिलेंगे, यहां से 0 स्टूडेंट जाएंगे, यहां से 10 स्टूडेंट जाएंगे। तो अगर 3 स्टूडेंट्स आर नॉट एग्री फॉर पार्टी, अगर तीनों स्टूडेंट्स एग्री नहीं है कि हमें पार्टी पर नहीं जाना, तो 0 स्टूडेंट्स फ्रॉम 3 स्टूडेंट्स इक्वल टू 3 में से 0, जो तीनों दोस्त थे, और 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम 22 स्टूडेंट्स इक्वल टू 22C10। ठीक है बेटा, इसका रिक्वायर्ड वेज आ जाएगा, रिक्वायर्ड वेज, तो रिक्वायर्ड वेज क्या आएगा, 3C0 मल्टीप्लाई 22C10। हमें पता है कि किसी की वैल्यू NC0, याद है आपको NC0 की वैल्यू 1 बताया था कि NC0 हो तो 1, तो ये 1 हो गया, तो 22C10। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया बेटा, सेकंड पार्ट आपका आ चुका है। तो टोटल रिक्वायर्ड वेज दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस का आंसर क्या था, 22C7 प्लस दूसरे पार्ट का आंसर क्या है, तो 22C10। तो ये जो आपके सामने है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा बेटा, 22C7 और उसके अलावा 22C10। क्लियर हो गया बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कई बच्चे मुझसे पूछेंगे ये बात कि सर ये आप क्यों लिख रहे हो, जब 0 स्टूडेंट जाएंगे तो क्यों लिख रहे हो। देखिए बच्चों, मैं जब वीडियो बनाता हूं ना तो ये ऑब्जेक्ट लेके चलता हूं कि 11th को नहीं पढ़ रहा मैं। आप अपने आप को 11th लेवल पर समझते होंगे, बट मैं आपको कई बार वीडियो बता चुका हूं कि हमारा ऑब्जेक्ट 11th नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट 11th के आगे की कहानी है। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं, अब पीछे तो आंसर बस ये है, ये आंसर है पीछे। और मोस्टली मैं देखता हूं कि अलग अलग वेबसाइट पे डायरेक्ट वो लिख देते हैं, वो ये नहीं लिखेंगे, वो अलग अलग वेबसाइट पे ये चीज आपको नहीं मिलेगी, वो बस ये लिख देते हैं 10 स्टूडेंट्स 22 स्टूडेंट। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझाना चाहता हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज जो होनी चाहिए। तो हमें पता है इसकी वैल्यू 1 है, ये सॉल्व को 1 आएगा, कोई इंपैक्ट तो पड़ा नहीं, लेकिन लॉजिक तो है ना, लिखना तो चाहिए ना कायदे से कि भाई 3 में से एक भी नहीं गए
तो ही तो 22 में से 10 जाएंगे ना, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी। हालांकि बाद में उसकी वैल्यू 1 हो गई, वो इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन लॉजिक जो है उससे हटना नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर 3 स्टूडेंट एग्री हैं जाने के लिए तो 3 में से 3 हो जाएंगे और 22 में से 7 जाएंगे, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और 3 स्टूडेंट एग्री नहीं है तो 3 में से 0 जाएंगे, 22 में से 10 जाएंगे, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर, आगे को बढ़ जाए बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस पूरे चैप्टर का, एक्सरसाइज भी खत्म, चैप्टर भी खत्म। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो 7.3 में। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन, आपको एक वर्ड दे दिया असैसिनेशन, इसको आप कैसे अरेंज करोगे, और अरेंज आपको करना है इस प्रकार से, सो डैट द ऑल द एस आर टुगेदर, कि जितने भी एस आएंगे वो एक साथ होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं कि देखिए 1 2 3 4 है ना, 4 ही ऐसा ना, 2 ये है 2 ये है। तो अब मैं आपको समझाता हूं। एक आपको वर्ड दे दिया बेटा असैसिनेशन। वैसे याद होगा जब हमने 7.3 एक्सरसाइज किया था तो वहां पे मिसिसिपी वर्ड आया था, परमुटेशन वर्ड भी आया था, शायद इक्वेशन वर्ड भी हमने अरेंज किया था, वगैरह वगैरह। तो एक मैथमेटिक्स वर्ड भी आता है, मैथमेटिक्स लिखा हुआ आता है, उसको भी अरेंज करना पड़ता है। तो ऐसी एक असैसिनेशन वर्ड आपको दे दिया और कहा गया कि इसमें 4 बार जो एस है ना, ये एक साथ आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो, याद कीजिए। 4 एस मिसिसिपी में 4 आई आर टुगेदर, याद आएगा जिन बच्चों ने 7.3 का वीडियो देखा होगा। 4 आई आर टुगेदर, उसमें मैंने 4 आई को एक सिंगल यूनिट माना था, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा असैसिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11 अंतिम क्वेश्चन है हमारे पूरे चैप्टर का। तो पहले लिख लेते हैं वर्ड असैसिनेशन। ठीक है बेटा। नाउ अब आपको बोला गया है कि जो 4 एस है ना वो आपका एक साथ आना चाहिए। तो 4 एस जो होगा वो आपका एक सिंगल यूनिट बन जाएगा। तो 1 2 3 4 ये आपका 4 एक साथ आना चाहिए। तो ये तो बन गया 1 लेटर, एक यूनिट बन जाता है बेटा। 4 लेटर एक साथ आना चाहिए, यानी 1 लेटर बन गया। चारों मिलकर एक यूनिट बन गया, यानी इन चारों को हम एक यूनिट बोलेंगे, एक लेटर बोलेंगे। और बाकी जो बच गया वो देखिए 1 1 जो बच गया पहले मैं लिख देता हूं। पहले आपका ए बचा, फिर आपका ये ए बचा, एक आपका आई एन ए टी आई ओ एन। ठीक है, तो ये वर्ड बच गया आपके। कितने लेटर हैं इसमें देखिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 9 लेटर। क्लियर हो गया। तो टोटल लेटर, जो टोटल लेटर है बेटा, जिसको हम n बोलते हैं, वो आपका 10 हो जाएगा। 10 कैसे हुआ, आप ये भी रीजन दे सकते हो। वैसे नीड नहीं है, आपने ऊपर लिख रखा है 1 और 9, तो आपको नीड नहीं है बताने की, बट फिर भी लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। 1 लेटर ये पूरा 1 लेटर और ये पूरा 9 लेटर, तो टोटल मिलकर आपका 10 लेटर हो गया, जिसको हम n बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लेटर, यानी n आ गया। अब जो वर्ड रिपीट होता है वो अपॉन में आता है, इसको छोड़कर, क्योंकि ये रिपीट नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, रिपीट हो रहा है? मैं कह रहा हूं रिपीट नहीं है, आप कह रहे हो सर रिपीट हो रहा है। रिपीट नहीं है बेटा, क्योंकि आपने इसे 2 लेटर थोड़ी माना है, ये 4 लेटर थोड़ी है, ये 2 लेटर थोड़ी है। इसने आपने क्या माना है, 1 लेटर माना है। ये 1 लेटर है तो रिपीट कैसा, 1 लेटर थोड़ी रिपीट हो सकता है। ये 1 लेटर माना आपने से, इसको छोड़ दो। इसमें देखो कोई रिपीट है। तो अगर इसमें देखा जाए तो ए 3 टाइम्स है, तो ए इज 3 टाइम्स, या आप 3a भी लिख सकते हो या a इज 3 टाइम्स लिख सकते हो, जैसा आपको लिखना चाहो आप अलग अलग प्रकार से लिख सकते हो। a इज 3 टाइम्स, इसमें a जो है वो 3 बार है। इसके अलावा और कोई रिपीट है? हाँ जी, आई रिपीट है। देखिए आई जो है 2 बार है, तो आई इज 2 टाइम्स, आई जो है वो आपका 2 टाइम्स है। और कोई रिपीट है तो n भी रिपीट है। देखिए n भी 2 टाइम्स है, तो n इज 2 टाइम्स, n इज 2 टाइम्स। क्या और कोई रिपीट है? तो नहीं, और कोई रिपीटेशन नहीं है। तो रिक्वायर्ड वेज कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन का तरीका मैंने आपको याद रखे। n फैक्टोरियल ऊपर आता है, अपॉन में क्या आता है कि p1 p2 p3, याद है p1 मतलब ये रिपीटेशन वाला, p2 p3 ऐसे करके आता है रिपीटेशन वाला। तो इस हिसाब से हमारा n फैक्टोरियल जो होगा वो 10 होगा टोटल। और रिपीट क्या आ रहा है, तो रिपीट आपका 3 आ रहा है, 3 फैक्टोरियल। इसके अलावा रिपीट आपका 2 फैक्टोरियल, फिर रिपीट आपका फिर से 2 फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड करके हम सॉल्व कर लेंगे। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई
5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 छोड़ दूं, है ना, 3 फैक्टोरियल अपॉन में आ गया आपका 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 फैक्टोरियल फिर से 2 होता है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 4 से 4 आपका कैंसिल, तो आपको 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 इनकी मल्टीप्लाई करनी है बेटा। तो इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, मैंने इनकी मल्टीप्लाई पहले किया था तो यह आया था मेरा 151200। आप एक बार चेक कर लेना बेटा, मैंने पहले मल्टीप्लाई कर रख लिया था ताकि आपका टाइम बचा सकूं। तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है बेटा। तो ये था ओवरऑल ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा समझना चाहो तो एक बार दोबारा देख सकते हो। इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया कि 4s आर टुगेदर, तो 4s जो है एक लेटर बन जाएगा और बाकी अलग लेटर हो गए। तो एक लेटर ये हो गया और बाकी जो लेटर होंगे वो 9 लेटर हैं, तो टोटल मिला के 10 लेटर हो गए। इसमें रिपीट क्या है, तो ए जो है वो 3 टाइम्स है, आई जो है वो आपका 2 टाइम्स है, एन जो है वो भी 2 टाइम्स है। तो टोटल आपका ऊपर आता है, रिपीटेशन आपका नीचे आता है। सिंपल सॉल्व कर लेंगे, कितना आसानी से हमने इसे खत्म कर दिया। तो अगर आपने पीछे वीडियो देख रखा होगा तो आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि यही सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक्सरसाइज में भी समझाया था। तो ये था आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैंने आपको बच्चों स्टार्टिंग से बताया कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन ना केवल 11th के लिए इंपॉर्टेंट है बट कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो आई होप आपने कॉन्सेप्ट को फोकस किया होगा, क्वेश्चन पे कम ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि यही आपके लाइफ में आगे काम आएगा। तो अब चलता हूं, कोई भी डाउटफुल चीज हो, कोई चीज समझ में नहीं आए तो जरूर पूछ लेना। एक एडवाइस देके जा रहा हूं कि मिसलिनियस के एग्जाम्पल जरूर कर लेना। खासकर एक एग्जाम्पल है नागी वाला और नेक वाला, जो आपका है एग्जाम्पल नंबर 22, ये जरूर कर लेना। नहीं आए तो पूछ लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीटेशन क्वेश्चन है और एग्जाम्पल सारे ही करने चाहिए। अच्छे बच्चे को सारे एग्जाम्पल करके जाना चाहिए। तो अब मैं चलता हूं बेटा, कोई भी चीज डाउटफुल हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बच्चों, नमस्ते एंड बाय बाय।